For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन के बारे में। वर्क डन मीन्स किया गया कार्य, लेकिन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वर्क होता है। देखिए, अगर कोई स्लंटिंग पाथवे, कोई इंक्लाइंड पाथवे है, वहाँ पर आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं या फिर वो बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड हो रही है, तो वहाँ पर वर्क अलग तरीके से फाइंड किया जाता है। लेकिन अगर कोई सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कोई स्ट्रेट ट्रैक है और वहाँ पर आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, ठीक है, आपने कोई फोर्स अप्लाई की जिसको हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ट्रैक पर, ग्राउंड सरफेस पर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंच पा रहा है, डिस्प्लेस हो पा रहा है। तो इस दौरान जो वर्क किया गया, उस वर्क को हमें फाइंड करना है कि कैसे हम हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर किसी बॉडी को जब डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क को फाइंड किया जाता है, निकाला जाता है। तो देखिए, उसके लिए हमें सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा और उस डायग्राम को भी ड्रॉ करने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि फ्रिक्शन क्या है, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन भी जनरेट होता है। फ्रिक्शन एक रेजिस्टेंस फोर्स होती है। किसको कहा जाता है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन एक रेजिस्टेंस फोर्स होती है, एक तरह की कांटेक्ट फोर्स है जो डेवलप होती है जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पर चलना स्टार्ट करता है, ये चलने की कोशिश करता है। तो इसलिए एक बहुत सिंपल डिफाइन है फ्रिक्शन के लिए। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स which will be produced when an object try to run over the surface of another object। ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पर चलने की कोशिश करता है या चलना स्टार्ट कर देता है, तो उस दौरान एक फोर्स डेवलप होती है दोनों सरफेसेस के बीच में, जो हमेशा अपोज करती है। किसको अपोज करती है? ऑब्जेक्ट के मोशन को। ठीक है, जैसे कि देखिए, हम इस तरीके से चल रहे हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बेसिक बात है यहां पर पैर और ग्राउंड सरफेस है ना, इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होगी। उसी फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट क्लियर होने चाहिए। नंबर फर्स्ट, फ्रिक्शन क्या होता है। नंबर सेकंड, अप्लाइड फोर्स क्या होती है। अप्लाइड फोर्स मींस जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, ठीक है, पहली कंडीशन, या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स होती है, क्योंकि जितनी भी फोर्सेस होती है ना, उनको जनरल दो टाइप की फोर्स के नाम से जाना जाता है, या तो कांटेक्ट फोर्स होती हैं या फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स होती हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम देखिए, इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल ट्रैक दिखाएंगे। ये ग्राउंड सरफेस, कोई ब्लॉक है यहां पर रखा हुआ था, आपने इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, इस पोजीशन से आपने इसको खिसका कर यहां तक पहुंचा दिया। इसको आप बोल रहे हैं P, अप्लाइड फोर्स। F, फ्रिक्शनल फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन होता है। अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको क्या होता है। ये वेट। देखिए क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो इंक्लाइन पाथवे पर हो या फिर वो आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हो, ठीक है, ग्राउंड सरफेस पर, तो उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स जनरेट होती है जो हमेशा, आप याद रखिएगा, हमेशा कोई भी कंडीशन हो, ऑब्जेक्ट के लिए परपेंडिकुलर होती है, और उस बैलेंसिंग फोर्स को कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन एक तरह की फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर होती है। ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, देखिए ऐसे मानिए, ये ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन स्ट्रेट आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट तिरछा होता, क्योंकि स्लंटिंग पाथवे पर अगर प्लेस है तो तिरछा होगा ऑब्जेक्ट, तो ऐसी कंडीशन में आपके कैसी रहेगी यहाँ पे स्थिति, परपेंडिकुलर ही रहेगी।
ठीक है, समझ रहे हैं आप? स्ट्रेट है इस तरीके से, और ट्रैक अगर बाई चांस स्लंटिंग है, ठीक है, इंक्लाइन पाथवे, तो भी इसी तरह से बनाना है आपको। तो हर कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन दोनों तरह के ट्रैक में फिर डिफरेंस किस चीज को लेकर दिखाया जाता है? डिफरेंस आता है W को लेकर। W क्या है यहां पर? वेट। वेट एक तरह की फोर्स होती है। वेट इज इक्वल टू mg, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। और वेट क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्लियर है हमें? तो क्या होता है ना कि जब ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है तो वेट तब भी ऐसे ही रहेगा। आप मार्कर को देखिए, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से ग्राउंड सरफेस पर, तो वर्टिकली डाउनवर्ड है वेट। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे कर दिया स्लंटिंग पाथवे की वजह से, तो वेट ऐसे नहीं होगा, वेट वाली फोर्स जो है डाउनवर्ड ही एक्ट करेगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है, और जो बैलेंसिंग फोर्स है, जो नॉर्मल रिएक्शन है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर रहता है। ये फिक्स है बात, ठीक है। तो यहां पर तो ऑब्जेक्ट सीधा है ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट सीधा है ऐसे मतलब कि यहां पर ग्राउंड सरफेस पर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? W, ठीक है। क्योंकि R क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, और W क्या है? वो भी एक तरह की फोर्स है जिसको हम mg से रिलेट करते हैं, ठीक है। और P किसके इक्वल आ सकता है? F। P क्या है? अप्लाइड फोर्स, और F क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। जब आप ऑब्जेक्ट को ऐसे पुल करेंगे, क्या करेंगे आप? अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, एक पोजीशन से उसको हटाकर आप दूसरी पोजीशन तक ले जाना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अप्लाइड फोर्स, कि भाई हाँ आपने फोर्स अप्लाई की और एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को छोड़कर दूसरी पोजीशन पर पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, मींस वर्क हुआ, फोर्स भी आपने अप्लाई की है। और आपको मालूम है वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सी फोर्स? अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपने डायग्राम देख लिया है, इसमें आप यहां से ये डिस्प्लेसमेंट दिखा दीजिए, क्योंकि कुछ डिस्टेंस कवर की है इसने, ऑब्जेक्ट ने, यहां तक इसे लाइन लिखेंगे। फ्रिक्शन ऑलवेज oppose motion of an object, motion of an object when we apply greater force than frictional force. Object start to move. क्लियर? तो देखिए यहां पर क्या बताया गया है? फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स होती है, ठीक है, तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन वी अप्लाई ग्रेटर फोर्स देन फ्रिक्शनल फोर्स, ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव। ड्यूरिंग दिस work has to be done. During this, work will be, अब देखिए वर्क क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। वर्क विल बी क्या होगा? उसके लिए मैं पहले फॉर्मूला डालना होगा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स कौन सी? अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स कौन सी है यहां पर? अप्लाइड फोर्स, मतलब पुलिंग, जब आप ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जा रहे हैं। तो P मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस जो उसने कवर की है एज अ डिस्प्लेसमेंट S, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है।
कि भाई वर्क इज इक्वल टू में अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस एज अ डिस्प्लेसमेंट, जो उसने एक पोजीशन को छोड़कर दूसरी पोजीशन को गेन किया। लेकिन कब पॉसिबल हो पाया? जब आपके द्वारा लगाए जाने वाली अप्लाइड फोर्स ग्रेटर होगी फ्रिक्शनल फोर्स से, उसको ओवरकम कर जाती है ना, और जिसकी वजह से बॉडी अपनी पोजीशन को छोड़कर नेक्स्ट पोजीशन पर पहुंच पाती है। अब देखिए W इज इक्वल टू में W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। वर्क इज इक्वल टू म्यू R S। ऐसा किस लिए? यहां पर लिख देते हैं P इज इक्वल टू F, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। और ये देखिए F के प्लेस पर म्यू R लिखा गया है, पर ऐसा क्यों? क्योंकि F डिवाइड बाय R इज इक्वल टू कोफिशिएंट। ठीक है, ये म्यू क्या है? कोफिशिएंट के लिए सिंबल यूज किया जाता है, और F डिवाइड बाय R ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हमारे पास F है तो हम इसको शिफ्टिंग करके F के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? म्यू R। ठीक है, अब आपको मालूम है R इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? W, तो उसी का आप यूज करेंगे। तो वर्क इज इक्वल टू म्यू, और यहां पर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, याद रखिएगा ये वर्क है और ये क्या है हमारे पास? वेट। ठीक है, तो R के प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं? डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि भाई mg आ जाएगा, आपको R इज इक्वल टू वेट दिखाना होगा कि भाई वेट के इक्वल है ये, बल्कि इसके सिंबल को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, मिक्स नहीं करना। ये वर्क है ना, और म्यू वेट और मल्टीप्लाई में आपके पास, तो R के प्लेस पर क्या आ गया है? वेट, और ये डिस्प्लेसमेंट एज अ डिस्टेंस चल ही रहा है यहाँ पे। तो वर्क इज इक्वल टू म्यू। अब आपको मालूम है कि भाई ये जो वेट है, वेट एक तरह की फोर्स है जिसको हम किसके इक्वल लेकर चलते हैं? mg के, है ना। तो इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा? mg, और यहां पर s। क्लियर? तो देखिए यहां पर वर्क इज इक्वल टू म्यू मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू mg s। m क्या है यहां पर? मास, g क्या है? ग्रेविटी, और s क्या है? एज अ डिस्टेंस, जो उस ऑब्जेक्ट ने एक पोजीशन को छोड़कर दूसरी पोजीशन तक पहुंचने के बीच में कवर की है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया है वर्क को फाइंड करने का। इसको यहां पर ऐसे थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ना। अच्छा, इसका रीजन भी डाल देते हैं साइड में कि भाई ये चीज कहां से आई है। तो ठीक है, और यहां पर लिख देते हैं इसको R इज इक्वल टू में W। ठीक है, वेट। यहां पर भी पॉइंट्स डाल देते हैं। R नॉर्मल रिएक्शन, और P अप्लाइड फोर्स, F फ्रिक्शनल फोर्स, वेट, और क्या बचा? S इज इक्वल टू में डिस्टेंस। ठीक है, जो उस ऑब्जेक्ट ने कवर की है ना। तो याद रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है, लेकिन वो कब पॉसिबल हो सकता है? जब आप उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे होंगे, है ना,
या फिर बैक साइड से पुश कर रहे होंगे, मींस अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, जब वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है ग्राउंड सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर, तो एक पोजीशन को छोड़कर जब वो दूसरी पोजीशन तक पहुंचा, पहली बात तो ये क्यों पहुंच पा रहा है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ग्रेटर है फ्रिक्शनल फोर्स से। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट जब मूव करने की कोशिश करता है दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पर, तो उनके बीच में एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स होती है। ये एक तरह का कॉन्टैक्ट पैटर्न होता है, तभी जनरेट होती है। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में आपने फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम किया और आपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया, कुछ डिस्टेंस कवर करा दिए। लेकिन इस डिस्टेंस कवर करने के दौरान कितना वर्क हुआ, वो वर्क हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, तो वर्क कितना हुआ, वर्क इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, m मास, g ग्रेविटी, s डिस्टेंस। इस तरीके से आप वर्क को फाइंड कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए होता है, मास मालूम होना चाहिए, ग्रेविटी और डिस्टेंस कितनी उसने कवर की है। तो आज की वीडियो में हमने ये समझा कि वर्क को कैसे फाइंड किया जाता है हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर, जब आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक। तो देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली सभी वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।